हेलो एंड वेलकम टू फोकस 360। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक लेक्चर। अब नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का क्लास 10th का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बायो का नेक्स्ट चैप्टर है। तो अब ये हम लोग पढ़ेंगे, आज डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा दोस्तों कि आप लोग जो है ये वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर बीच में आप स्किप कर कर अगर देखते हो तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाता है। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है बहुत ही खतरनाक ज्ञान होता है। जब आप पूरा देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। और हमेशा आप की पॉइंट्स को समझने का कोशिश करना कि मैं मेन चीज़ क्या बता रहा हूँ, और जो बेसिक्स है उसको आप कैसे लिख सकते हो। आंसर राइटिंग का खुद से प्रैक्टिस करना। देन नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो जब हम लोग ये रिप्रोडक्शन का चैप्टर देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एक नॉर्मल बच्चे के दिमाग में आएगा वो क्या है। सबसे पहला कि एक इंसान को अपना एनर्जी रिप्रोडक्शन में क्यों वेस्ट करना चाहिए, जबकि रिप्रोडक्शन जो है जिंदा रहने के लिए कोई भी जरूरी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब इसका आंसर ये होगा। देखिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन प्लानिट पर, अर्थ धरती पर जो है, अर्थ पर जो है स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हम लोग इससे पहले वाला क्लास में 9th में या 8th वगैरह में पढ़े होंगे इन्वायरमेंट में कि कंज्यूमर्स होता है। पहले प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्सरी कंज्यूमर होता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो जो पॉपुलेशन का है, या प्राइमरी कंज्यूमर का पॉपुलेशन हो, सेकेंडरी कंज्यूमर का पॉपुलेशन हो, या टर्सरी कंज्यूमर का पॉपुलेशन हो, किसी में भी अगर थोड़ा बहुत भी बैलेंस जो है, स्टेबिलिटी जो है वो गड़बड़ाता है तो पूरे जो लाइफ है अर्थ पर उससे प्रॉब्लम आ सकती है। सपोज कि अगर प्लांट है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, अगर प्लांट जो है अपना रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे और धीरे धीरे प्लांट जो है धरती पर खत्म होने लगे तो कितने तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। प्लांट के खत्म होने से जो प्राइमरी कंज्यूमर के बाद जो है, मतलब प्रोड्यूसर के बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, उनके लिए खाना का कमी हो जाएगा। अगर वो खाएंगे नहीं तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जिससे कि धीरे धीरे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो मरने लगेंगे। तो उनके पॉपुलेशन में कमी आएगी। फिर उनके उन पॉपुलेशन पर जो सेकेंडरी पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट है, उनके पॉपुलेशन यानी कि टर्सरी कंज्यूमर पे भी, के पॉपुलेशन पर भी असर पड़ेगा। आफ्टर दैट और क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर प्लांट धरती पर बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा और यहाँ तक कि सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। फिर हमारा ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आइस मेल्टिंग होने लगेगा। और प्लांट नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन वगैरह बढ़ने लगा। और आफ्टर दैट आइस अगर मेल्ट होने लगते हैं ग्लोबल वार्मिंग से, आइस मेल्ट होने से बाढ़ बहुत आ जाएगी। बाढ़ आने के वजह से जो है पूरे धरती पर जो है लैंड जो बचा हुआ है, आप लोग जानते होंगे धरती का 1/3 जो है वाटर ही है, बस एक भाग ही लैंड है। और एक भाग जो लैंड है वो भी पानी में ही चले जाएगा। तो इसी तरह लाइफ खत्म हो सकती है। और बैलेंस जो है, किसी भी चीज़ में आप पढ़ते ही हो, आप पढ़ाई में और बाकी गेमिंग करते होगे, कुछ भी चीज़ जो करते हो हर एक चीज़ को अगर बैलेंस्ड वे में रखोगे तो उससे आप स्टेबल रहोगे और आपका हर एक चीज़ जो है अच्छे से हो पाएगा। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन है, हम लोग कैसे जानेंगे कि दो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों सेम ही स्पेसीज से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर है उनका फिजियोलॉजिकली और एनाटोमिकली जो होता है वो सिमिलर होना चाहिए। मतलब क्या, उसका जो फिजिकल अपेयरेंस होगा और जो कैरेक्टर होगा वो लगभग लगभग सेम होगा। इससे हम पहचान पाएंगे कि दोनों सेम ही स्पेसीज से होते हैं। जैसे जितने भी इंसान हैं सारा होमोसेपियन से बिलोंग किए हैं। भले फॉरेनर जो है, जैसे किसी का आंख ब्राउन होगा, किसी का ब्लू होगा, किसी का ब्लैक होगा, बट वो सब एक ही स्पेसीज में आ जाते हैं। ओके, और तीसरा हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसका आंसर भी सिमिलर होगा जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चंस का आपका बताया आंसर। आफ्टर दैट अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं क्या रिप्रोडक्शन में। तो मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट नहीं होता है, वो सिमिलर होता है। लेकिन एग्जैक्ट कॉपी मतलब हो जाता है क्लोनिंग के। तो क्लोनिंग नहीं हो रहा है, यहाँ रिप्रोडक्शन हो रहा है। सिमिलर दिखते हैं क्योंकि बॉडी डिजाइन जो है वो सिमिलर होता है। और रिप्रोडक्शन जब इसका मोस्ट बेसिक लेवल पर देखा जाए तो ये जो है अपना ब्लूप्रिंट्स का कॉपीज बनाते हैं, जिससे कि बॉडी डिजाइन इन्फ्लुएंस होता है। जैसे इंसान अगर अपने यंग वंस को जन्म देंगे तो वो इंसान ही होगा। जानवर जैसे बकरी अगर जन्म देते हैं तो वो बकरी को ही जन्म देंगे।
शेर अगर अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो वो शेर की तरह ही दिखेगा। ओके, तो अब देखिए इनमें जो ये इंफॉर्मेशन जा रहा है इंसान में, इंसान ही पैदा कर पा रहा है, इंसान शेर को नहीं पैदा कर पा रहा है। तो इसका आंसर होता है, इसका मतलब कि जो रीजन होता है वो होता है क्रोमोसोम्स। देखिए क्रोमोसोम्स क्या होता है, जब आप लोग सेल के बारे में पढ़े होंगे तो सेल के स्ट्रक्चर में आप लोग को एक चीज दिखा होगा, न्यूक्लियस होता है जो कि क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है। और क्रोमोसोम्स जो है इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब अनुवांशिकी का। जैसे कि पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाए, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में जाएगा, वो डीएनए के फॉर्म में जाता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। आफ्टर दैट मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूंगा कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। क्रोमोसोम्स जो होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है एनिमल या प्लांट सेल के अंदर। और ईच क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अ सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए। और प्रत्येक क्रोमोसोम्स जो होता है एक प्रोटीन से और एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए से बना होता है। और ये जो प्रोटीन होता है और जो डीएनए होता है इसका काम क्या होता है, पेरेंट्स का जो कैरेक्टर होता है वो ऑफस्प्रिंग में दे देता है। डीएनए कंटेन्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट मेक ईच टाइप ऑफ लिविंग क्रिएचर यूनिक। डीएनए के कारण ही जो होता है प्रत्येक कैरेक्टर जो है यूनिक दिखता है। जैसे इंसान का बच्चा इंसान दिखेगा और शेर का बच्चा शेर ही दिख रहा है, तो ये मेन डीएनए के कारण ही होता है। जैसे आप लोग बेंटेन देखते होंगे दोस्तों, वो तुरंत अपने वॉच से डीएनए स्कैन करता है और डीएनए स्कैन कर कर जो भी एलियन का फॉर्म लेना चाहता है, रूप लेना चाहता है, वो ले सकता है। लेकिन वो सब बस साइंस फिक्शन, एक एनिमेटेड कार्टून वीडियो है। अब शायद तो वो नहीं दिखाया जाता है बेंटन, पर पहले मैं बचपन में देखता था। आफ्टर दैट जीन्स क्या होता है दोस्तों, देखिए जीन्स का मेन काम क्या होता है। पहले जीन क्या होता है वो देख लेते हैं। जीन जो है एक बेसिक होता है फिजिकल और फंक्शनल यूनिट हेरिडिटरी का। हेरिडिटरी का मतलब हुआ अनुवांशिकी। और हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में भी अच्छे से मैं जीन्स को, क्रोमोसोम्स को और डीएनए को डिस्कस करूंगा। तो जीन्स जो है इसका बेसिक यूनिट है हेरिडिटरी का। ओके, तो बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटरी का। जीन्स जो है डीएनए का बना होता है। और कुछ जीन जो है वो इंस्ट्रक्शन, कुछ जीन्स जो है प्रोटीन सीक्रेट करता है, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है जो कि इंस्ट्रक्शन कैरी करता है। और बहुत ऐसा भी जीन्स होता है जो कि प्रोटीन, कुछ ऐसा जीन्स भी होता है जो प्रोटीन्स बनाता है, तो उसमें जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड नहीं होता है। कि अब जीन का फंक्शन क्या होता है, जीन एक शॉर्ट सेक्शन ऑफ डीएनए कहा जा सकता है जीन को। अब जीन जो है ये कंटेन करता है इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स का, आपका जो कैरेक्टर आप में आएगा, तो सपोज फॉरेनर को आप देखते होगे, उनका आंख ब्राउन अगर उनके फादर मदर का है तो उनका आंख ब्राउन होता होगा, या अगर उनके पेरेंट्स का ब्लू है तो ब्लू आता होगा। हेयर स्टाइल डिपेंड करता है, हेयर कलर डिपेंड करता है, हेयर स्टाइल नहीं करता है, हेयर कलर डिपेंड करता है जीन पर। और फिर हाइट कितना होगा, बहुत चीज़ जो है जो फिजिकल अपीयरेंस में होता है वो सब इंफॉर्मेशन जीन के थ्रू ही कोडेड किया जाता है। ओके, आफ्टर दैट अब मैं डीएनए पढ़ाऊंगा। तो डीएनए देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ओके, और इसका जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है ये चार होता है, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन। अब यहाँ मैंने बताया ये ग्रीन कलर का जो है एडेनिन है, थायमिन है रेड कलर वाला, ब्लू वाला साइटोसिन और येलो वाला गुआनिन। तो देखिए ये जो रेड है और ग्रीन है मतलब एडेनिन और थायमिन और साइटोसिन और गुआनिन ये दोनों साथ में रहेगा। इससे क्या हो रहा है, ये दोनों साथ में हो गया और ये दोनों साथ में हो गया। अब ये दोनों का एक जीनोम सीक्वेंसिंग होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोरोना का वैक्सीन वगैरह भी होता है या कोरोना का जो नया वेरिएंट आता है उनका पहचान करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में यही डीएनए का पता लगा जाता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जो एडेनिन थायमिन बना रहा है और साइटोसिन गुआनिन बना रहा है बेस पेयर, तो इनका सीक्वेंस किस तरह का है। देखिए एडेनिन और थायमिन और साइटोसिन और गुआनिन जो है एक साथ ही डीएनए में रहेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग इसका इसी तरह रहेगा। अब डीएनए का जो शेप होता है वो किस तरह होता है, ट्विस्टर लैडर की तरह, मतलब डबल हेलिक्स। एक रस्सी का जो सीढ़ी देखते होगे आप, उसको अगर हल्का घुमा दिया जाए तो इसी तरह दिख सकता है। इससे आप याद रख सकते हो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है।
ओके, और यही मैंने बता दिया आप लोगों को, एडेनिन और थायमिन एक साथ पेयर करेगा और साइटोसिन और गुआनिन एक साथ पेयर करेगा। और ह्यूमन जीनोम जो है वो 3.5 बिलियन बेसेस बनाता है डीएनए का, लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म में जो है वो बहुत सारे अदर जीनोम का साइजेस हो सकता है। आफ्टर डीएनए का रिप्रोडक्शन में रोल क्या होता है वो बताता हूँ। डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, अब डीएनए जो है सेल न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो कि इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स होता है। ओके, तो डीएनए जो सेल न्यूक्लियस में होता है वो ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कि इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है पेरेंट से देयर ऑफस्प्रिंग में। इफ द इंफॉर्मेशन इन चेंज्ड, different proteins will be made, different proteins will eventually lead to altered body design। अगर डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है उसे अगर चेंज कर दिया जाता है तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगा जिसमें हम लोग डीएनए एडिट करेंगे तो उनमें जो है कुछ डिफरेंस आ सकता है। जैसे सपोज कोरोना का वैक्सीन बनाने में भी आप लोगों ने सुना होगा कि डीएनए का जीन एडिटिंग किया जाता है, या आप लोग सुने होंगे कि वुहान वायरस जो आया था, जो कोरोना वायरस को ही वुहान वायरस में बोल रहा हूँ, तो वो जो आया था उनमें भी कहा जाता है कि बायोलॉजिकल वेपन तैयार करने की कोशिश की गई थी जिसमें कि जीन एडिटिंग किया गया था। तो वही कहा जा रहा है, जीन एडिटिंग जो है जनरली बहुत सारे कंट्रियों में बैन है, क्योंकि जीन एडिटिंग से हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कभी गलती से जिससे कि पूरे मानव जाति को धरती के लाइफ तक को खतरा हो सकता है। ओके, अब देखिए बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ ए डीएनए कॉपी। अब डीएनए का जो है कॉपी किया जाता है जब इंसान या जानवर कोई भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के वक्त होता क्या है, कैसे पेरेंट का कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में आता है, तो उसका मेन बेसिक होता है क्या, डीएनए का जो है कॉपी होता है, जिसे कि डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं। और सेल जो है डीएनए को कॉपी करने के लिए केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब डीएनए कॉपी क्या होता है, डीएनए कॉपी मैकेनिज्म इज एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन एज कॉपिंग ऑफ डीएनए हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वही चीज मैं बता रहा हूँ, तब इसे डीएनए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है रिप्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि डीएनए का जो कॉपी बनता है इससे ही जो है ट्रांसफर जो होता है, पेरेंट्स का जो इंफॉर्मेशन होता है शरीर से वो उनके बच्चों में जाता है, ये डीएनए कॉपिंग के थ्रू। अब ये डीएनए कॉपिंग जो है ये कुछ वेरिएशंस भी ला देता है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, तो जिसमें कि वेरिएशंस क्या आता है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन से इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है। जैसे सपोज कि पहले कहा जाता है कि इंसान का पहले जो रूप था होमोसेपियंस, जो हम लोग ने होमोसेपियंस का जो सोशल में पढ़ा होगा या साइंस में भी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, तो होमोसेपियंस का जो शेप था वो अलग था। और हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन में भी ये चीज मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है इंसान। तो पहले होमोसेपियंस मतलब हम लोग इतने एडवांस नहीं थे, हमारे शरीर में भी बहुत ज़्यादा बाल हुआ करता था, हमारा शेप इतना सही नहीं हुआ करता था। वो धीरे धीरे इवॉल्व होते होते हम आज का मॉडर्न इंसान बन पाए। ओके, तो रिप्रोडक्शन जो है इवोल्यूशन का बेसिक है। आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, यहाँ देख रहे होगे आप, एक डीएनए से ये जो पेरेंट डीएनए है इससे रेप्लिकेट करके दो डीएनए बन रहा है, इसे ही कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और जब ये रेप्लिकेट करता है तो ये वाई शेप बनाता है, यहाँ देख रहे होगे आप वाई शेप बना हुआ है जिसे कि फॉर्क कहा जाता है। ओके, अब जो दो सेपरेशन स्टैंडर्ड है, ये जो एक इधर बना और एक इधर बना, ये एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे जिससे कि नया डीएनए का स्टैंडर्ड बनेगा। ओके, आफ्टर दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशंस का क्या इंपॉर्टेंस है, वेरिएशन कब आता है दोस्तों, जब रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन के बाद नए यंग वंस पैदा लिए तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस आया, उनमें जीन में जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो थोड़ा बहुत डीएनए में चेंजेस आता है। चेंजेस आने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे जनरेशन आगे बढ़ा जाता है, जैसे मान लो ये फर्स्ट जनरेशन है, फिर ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है, ये फोर्थ जनरेशन है और ये फिफ्थ जनरेशन है। तो यहाँ से वाई शेप में जनरेशन डीएनए टूटा, सॉरी, फिर इसमें से जो एक डीएनए इसमें आया, फिर उसका भी वाई शेप में डीएनए रेप्लिकेट हुआ, फिर इसमें जो आया इसमें से भी वाई शेप बन के आगे आया, फिर इसमें से भी वाई शेप बन के आगे गया। तो जो हमने फर्स्ट में देखा था डीएनए में
और जो लास्ट में डीएनए में देख रहे हैं हम, उनमें कुछ डिफरेंसेस तो आएंगे ही, क्योंकि रिप्रोडक्शन में एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, तो कुछ इनके गुण यहाँ मिलकर रेप्लिकेट कर एक डीएनए को जो है दूसरा डीएनए यहाँ बन रहा है। फिर वही प्रोसेस आगे होते 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 कुछ जो है वेरिएशंस आ जाता है फर्स्ट जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में। तो यही होता है वेरिएशन। और वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है? वेरिएशन का इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि ये इवोल्यूशन को जो है बढ़ावा देता है। इवोल्यूशन का मतलब हुआ कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ते जाएगा तो समय के अनुसार हर एक चीज़ चेंज होता है, तो इन्वायरमेंट भी चेंज होता है। और उस वक्त के समय में, उस वक्त के इन्वायरमेंट में, उस वक्त के पॉपुलेशन को किस तरह नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो है इवॉल्व कर दिया जाए जिससे कि वो सर्वाइव कर पाए, इसीलिए जो है इवोल्यूशन बहुत ज़रूरी होता है, वेरिएशन बहुत ज़रूरी होता है। अब जेनेटिक वेरिएशन, इसका एडवांटेज क्या है पॉपुलेशन में? क्योंकि इससे जो है कुछ इंडिविजुअल जो है इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर पाते हैं जब पॉपुलेशन का सर्वाइवल का वक्त आता है या मेंटेन का टाइम आता है। तो और जेनेटिक वेरिएशंस का मेन कारण होता है, ये जेनेटिक वेरिएशन जो होता है ये म्यूचुएशन के कारण होता है। जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए रेप्लिकेट होते जा रहा है तो कुछ कुछ जो है डीएनए अपने आप को या जीन्स जो है अपने आप को म्यूचुएट करते जाते हैं। जैसे कोरोना का नया वेरिएंट कैसे आते जा रहा है, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्मल वेरिएंट जो था, नॉर्मल कोरोना वायरस जो था, फिर हम लोग ने बहुत सारा देखा अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि वो अपना जो जीन्स रहता है, जो क्रोमोसोम्स होता है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस कर लेते हैं जिससे कि वो म्यूचुएट करके इवॉल्व कर लेते हैं खुद को, जिससे कि जो वैक्सीन्स पड़ता है तो उनको वो लोग ओवरकम कर पाते हैं। वैक्सीन्स शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, उसके बावजूद भी एंटीबॉडी से एस्केप करके वो शरीर तक पहुंचकर शरीर को हानि पहुंचा देते हैं। उसी तरह ये जो इवोल्यूशन है, ये जो म्यूचुएट कर रहा है, ये जो जिस तरह वायरस कर रहा है कोरोना वायरस, उस तरह इंसान भी करते हैं। वायरस जो है जल्दी जल्दी अपना जो है प्रोसेस करते जा रहा है, जल्दी जल्दी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर जा रहा है, इसलिए जो है उसमें जल्दी म्यूचुएट हो रहा है और इंसान में धीरे धीरे होता है क्योंकि इंसान में प्रोसेस स्लोली चल रहे हैं। अब वायरस का क्या केस था, वो डायरेक्ट शरीर में जाने के बाद जो है आरएनए पे कैप्चर कर लेता है और शरीर को, न्यूक्लियस को ऑर्डर देता है कि आप जो है सेल में मेरा मैक्सिमम कॉपी बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। इससे जो है कोरोना जल्दी जल्दी अपने आप को मल्टीपल करते जाता है जिससे कि इंसान की डेथ हो जाती है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन का मोड क्या होता है, कितनी तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, ये सब मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। तो दीजिए मुझे आज्ञा, धन्यवाद।